I'm Dr. Mukesh Kumari Jamil, Assistant Professor in Maheshwari Girls PG College. Today we are going to study spectroscopy. First we will start about spectroscopy. Let us know the weightage of spectroscopy in exams. अगर हम जैम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस जैम में आते हैं। अगर हम CSI और नेट की बात करते हैं तो 25 to 35 मार्क्स के क्वेश्चंस CSI और नेट में आते हैं। It means spectroscopy is very important topic. Now let us start spectroscopy. What is spectroscopy? Spectroscopy is a branch of science which deals with the electromagnetic radiation, interaction of electromagnetic radiation with matter. एक्चुअली इसमें बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। अब इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों? वाई वी यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेनली हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। किसी भी अननोन कंपाउंड का अगर हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो वी यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले क्या करते थे जब स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी, कन्वेंशनल मेथड यूज किया जाता था। कन्वेंशनल मेथड में हम दो टाइप का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं हम, कितने एलिमेंट्स कंपाउंड में प्रेजेंट हैं वो पहले डिटरमाइन करते हैं, और कितनी क्वांटिटी में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था इस मेथड का? फर्स्ट डिसएडवांटेज, ये जो प्रोसीजर था टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर था। सेकेंड एडवांटेज, मैटर लॉस बहुत होता था, मटेरियल लॉस। अगर मैं मान लो कि मेरे पास कंसीडर करूँ कि 5 ग्राम मैटर है, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद या तो वो 1 ग्राम बचेगा या उससे भी कम बचेगा। इट मीन्स ये इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिक फिजिबल नहीं है। थर्ड, एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेट मेथड नहीं है, नॉट एक्यूरेट मेथड। इसलिए हम जब क्वांटम केमिस्ट्री आई तो क्वांटम केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक तरह से क्वांटम का ही पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। तो अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी एडवांटेज क्या है? फर्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, नॉट टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड, मैटर लॉस नहीं होता है। अगर मेरे पास 1 ग्राम मैटर है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी 1 ग्राम मैटर मेरे पास बचेगा, मैं उसको रीयूज कर सकती हूँ। थर्ड, एक्यूरेसी। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड जो है वो एक्यूरेट मेथड है। अब हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ। अब कोई मैटर इंटरेक्शन क्यों करेगा, ये डिपेंड करता है, अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो किसी एटम के चार्ज पर। इलेक्ट्रॉन्स के पास हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस चार्ज पर डिपेंड करता है कि कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगी। अब होता क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कंसीडर करो हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ हमारे पास सैंपल है जिसमें कि हमारा कंपाउंड है अननोन कंपाउंड, सैंपल, सोर्स एंड यहाँ पे डिटेक्टर है। अब जो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर सोर्स एमिट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुड बी कोहेरेंट एंड मोनोवैलेंट। सोर्स हमारा
सैंपल पर जाएंगी। अगर सैंपल कंपाउंड से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंपाउंड की कंडीशन से मैच होती है तो एब्जॉर्ब होंगी, अदरवाइज वो डिटेक्टर पर आ जाती है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बम्बार्ड से जो भी सैंपल पर जो भी हलचल होगी यहाँ पे वो सारी रिकॉर्ड होती है डिटेक्टर पे। फिर हम इससे यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर मान लो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन, जहाँ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी वहाँ हमें एक इन्वर्टेड पीक मिलती है इस तरह से, और इस पीक के एनालिसिस से हम पता करते हैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। ग्राफ इसके बीच में प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ एंड वेवलेंथ, सॉरी अगर हमें किसी पर्टिकुलर रेडिएशन की बात करेंगे कि भाई मुझे तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के रीजन में ही पता लगाना है कि मेरा सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोर्स को ट्यून करना पड़ता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर रेडिएशन की बात करेंगे तो सोर्स को ट्यून करना पड़ेगा, मतलब कि हमारा सोर्स सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की ही उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही रेडिएशन एमिट करे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन है तो हम स्कैन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमारा सैंपल किस वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो मेन टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक मैटर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसा कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक चेंज होगा वहाँ मैग्नेटिक चेंज भी होता है। मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो वेव का प्रोपोगेशन होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारे पास तीन एक्सिस हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस। y एक्सिस पर अगर हम मानते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो वेव का प्रोपोगेशन होगा वो x एक्सिस पर होगा, यानी कि दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर वेव का प्रोपोगेशन होता है। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने पढ़ा वेवलेंथ। एक वेवलेंथ टर्म यूज हुई है। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है, कन्वेंशनली हम किसी वेवलेंथ को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब वेवलेंथ होती क्या है? दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में प्रेजेंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सेम फेज में प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक होता है वेव नंबर। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेव नंबर ही यूज करते हैं, ना कि वेवलेंथ लैम्डा। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ है? मान लो ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। अब वेवलेंथ, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, वेवलेंथ गामा रेज की वेवलेंथ कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है इस तरह से। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेवलेंथ आ सकती है, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके नंबर ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा फिट हो सकते हैं, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके नंबर ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर में कम फिट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वेव नंबर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, 1/लैम्डा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वेव नंबर कम होगा, अगर वेवलेंथ कम है तो वेव नंबर ज्यादा होगा। अब बात करते हैं हम मैटर की। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मॉलिक्यूल में होती है एनर्जी। हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की भी बात करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मैटर में मॉलिक्यूल में होता है एनर्जी। एनर्जी कितने फॉर्म्स में हो सकती है? रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, या हम इसको न्यूक्लियस एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियस एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी फिक्स होती है। फिक्स कैसे होगी? मान लो मेरे पास एक कंडीशन है कि मैं सिर्फ 10,000 रुपीज इसी टर्म में पैसे लूंगी, ठीक है। अगर आप मुझे जैसे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, यदि आप मुझे यूं कहेंगे कि नहीं आप 11,000 ले लो, 12,000 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, मैं वो पैसे नहीं लूंगी। मेरी कंडीशन क्या है कि मैं सिर्फ 10,000 लूंगी, 20,000 लूंगी, 30,000 लूंगी। यानी कि जो मेरा एक गैप है वो फिक्स है, एक फिक्स टर्म में ही मैं पैसे लूंगी। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में होता है कि इनकी एनर्जी फिक्स होती है। मान लो इसकी 5, 10, 15। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको अगर 6 किलो जूल एनर्जी दे रहे हैं तो ये 6 किलो जूल एनर्जी दे देगा। कितनी लेगा? 5 लेगा। फिर इसको आप और 5 देंगे तो लेगा, और 5 देंगे तो लेगा। लेकिन अगर आप इसको 6 दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनकी एनर्जी फिक्स होती है। क्वांटम वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, इनकी एनर्जी फिक्स होती है। इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसको हम किसी एटम से समझे तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट शेल है, ये सब शेल्स है इसकी। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है, और फिर मैं सोचूं कि चलो ठीक है एनर्जी दे देती हूँ 1 किलो जूल, तो ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, फिर 1 किलो जूल और दे दूंगी तो यहाँ आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा। इसको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अगर इसके बीच का डिफरेंस 5 है तो मुझे 5 किलो जूल एनर्जी देने पर ही वो नेक्स्ट लेवल में जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे 1 दे दूँ, 2 दे दूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ खिसक गया, फिर यहाँ खिसक गया। ऐसा नहीं होता है। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट